यस 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 सर आती है, लेकिन इंग्लिश में ना हम थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ तो कोई बात नहीं है, हम ऐसा करेंगे कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो मैं बोलूंगा हिंदी में, लेकिन आपके स्क्रीन पे बोर्ड पे जो भी मैं लिखूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम हिंदी या इंग्लिश में अपेयर होना है, तो जो भी मैं लिखूंगा वो इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं आपको जो भी कुछ समझाऊंगा ना सब कुछ हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है? यस सर, हमें ऐसा समझ में आता है। हाँ ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे कि हम क्लास में जो बातचीत करेंगे वो हिंदी में करेंगे और जो लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, वो है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम सबसे पहले मैं पूछूं कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी बच्चे इससे पहले पढ़े हैं, तो आप मुझे यस ये सर। बताइए कि लीनियर, यस, तो इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, एक होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। तो हम पहले समझते हैं कि हम एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन क्या है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल किसको कहते हैं कि कोई भी ऐसा सिंबल जिसके हम कई वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब उसके, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है 2x+3। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि एक वेरिएबल और कांस्टेंट का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है, x, और कांस्टेंट क्या है, अगर हम 2x को ले ले तो ये पूरी तरह से वेरिएबल है, और इसमें कांस्टेंट क्या है, 3। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब हम अगर एक बार एक्सप्रेशन समझ गए हैं तो अब हमें समझना है कि इक्वेशन किसको कहते हैं। तो इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन इज ए इक्वेशन कंटेन्स एन इक्वालिटी साइन। जब किसी भी एक्सप्रेशन को हम उसके साथ इक्वालिटी साइन को जोड़ देते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटीज होती हैं, तो उस पूरे को हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे देखिए ऊपर में ये लिखा हुआ था ना 2x+3, तो जब हम केवल 2x+3 लिखेंगे उसको कहेंगे एक्सप्रेशन। और हम जब उसी एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू साइन उसमें जोड़ देंगे और उसके इक्वल्स टू के बाद कुछ लिखेंगे, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को कहेंगे इक्वेशन। तो ये दो चीज समझ में आ गई, एक होती है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में हमेशा एक इक्वालिटी साइन होता है। तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, आरएचएस। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2x+3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या है, इस टर्म को पूरे को हम कहेंगे लेफ्ट एलएचएस। क्यों? कि ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, और 0 को क्या कहेंगे, आरएचएस। क्यों? ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है। तो किसी भी इक्वेशंस में एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। चलिए, तो एक बार अगर हम इक्वेशन समझ गए हैं तो अब हम समझते हैं कि अब इक्वेशंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला प्रकार जो है वो है लीनियर इक्वेशन। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ डिग्री 1। अब मुझे कोई ये बताएगा, चलो तो पहले लीनियर इक्वेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, एन इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इससे पहले जो मैंने आपको बताया इसमें वेरिएबल होता है, जैसे 2x+3। अब यहाँ देखो 2x+3 में क्या था, ये x वेरिएबल है ना ये। तो लीनियर इक्वेशन हम उसको कहते हैं कि जब वेरिएबल का, मतलब जो जितने भी वेरिएबल उसमें हैं उसके हाईएस्ट पावर 1 है, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, और लीनियर इक्वेशन को अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं ax+b=0। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम जैसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया 2x+3 इक्वल्स टू 0, तो अगर हम देखो इसको, ये ax+b के फॉर्म में है ना, ax+b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। तो इस प्रकार की जितने भी इक्वेशंस होंगे, हाँ अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डिग्री 1, अब इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। अब मुझे आप लोगों में से कौन बता, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे
कि डिग्री किसको कहते हैं? कौन बच्चा मुझे बताएगा डिग्री की डेफिनेशन? सर किसी भी नंबर के पावर को डिग्री कहते हैं। किसी भी नंबर के नहीं, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के पावर को डिग्री कहते हैं। और जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना उस इक्वेशन का, उसको हम डिग्री कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या है कि 2x+3 एक इक्वेशन मैंने लिखा, इसमें वेरिएबल क्या है? x, एक ही वेरिएबल है ना। और उस अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका डिग्री क्या है? इसके पावर क्या है? 1। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वो उस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। अगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है। अगर मैं अब आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या कहते हैं? इसको हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाईएस्ट पावर। अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो एक जगह पर x की पावर क्या है? 1, और एक जगह पे x की पावर क्या है? 2। तो जो हाईएस्ट पावर क्या है वो 2 है। इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो जाएगा? 2। तो हम इस प्रकार से डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो डिग्री सभी लोगों को समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। चलिए तो अब हम देखते हैं कि डिग्री अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन होता है कि ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन whose highest power of the variable is 1 is called linear equation। और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? ax+b=0 को हम हमेशा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब भी लिखते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस में और हम क्या क्या करेंगे। तो पहला चीज हमने क्या पढ़ा, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो ax+b=0 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इट हैज एन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो भी कोई एक हम इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ax+b=0। मान लो इस जगह पर हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x - 3 = 7। तो ये एक क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन हम पढ़े थे ना कि जो वेरिएबल के पावर होंगे वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये अगर लीनियर इक्वेशन है तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब इस इक्वेशन में फिट बैठ जाए, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल किसी एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, बाकी और किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है ये 2x+3 = 7। अब हमें ये ढूंढना है कि x की क्या वैल्यू होगी ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो आप सभी लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को एक तरफ लेके चले जाएंगे। तो 2x = 7, और जब ये 3 इस साइड आएगा तो ये माइनस आएगा। आप क्लास 10th में इक्वेशन सॉल्व करना पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x = 4। अच्छा चलिए, आप ऐसा करता हूं मैं कि जो इक्वेशन मैंने आपको अभी लिख के दिया है ना एग्जाम्पल में, उसी को हम सॉल्व करते हैं आपके सामने, ताकि आप लोग इसको देख पा रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले जो मैं इक्वेशन लिया था 2x - 3 था, अभी यहाँ +3 था, अभी यहाँ पे -3 है। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो 2x - 3 = 7। तो जब हम 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x = 7 + 3। तो अब क्या हो गया? 2x = 10। और अब हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x = 10/2। यस, ये हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे x की जो है केवल और केवल एक वैल्यू 5 ऐसी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, और x की कोई भी और वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो हम इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होगा, हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक ही वैल्यू है एक्स की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस वैल्यू के अलावा कोई भी और वैल्यू हम लेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हम वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, जैसे अभी हमने निकाला। चलो, ये तो हो गया कि अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं इस प्रकार से लिखूं 2x + 3 इक्वल्स टू 3x + 2, तो इस प्रकार से भी आपको इक्वेशन दिया जा सकता है, जहां पे वेरिएबल हमेशा मतलब इक्वल टू के दोनों साइन भी हो, तो भी हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों, वेरिएबल हमारे पास एक ही है, इधर भी x है और इधर भी x है। तो हम ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल वाले को एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट वाले को एक तरफ ले लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x - 3x इक्वल्स टू 2 - 3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -x इक्वल्स टू -1, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1। तो यहां भी क्या है, x की बस कोई एक ही वैल्यू ऐसी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यही मैंने आपको नीचे लिखा था कि वेरिएबल में अपीयर ऑन द बोथ साइड, ब्रिंग वेरिएबल्स टू वन साइड एंड कांस्टेंट टू द अदर साइड। जब भी हमें इक्वेशन, इस प्रकार के इक्वेशन मिले कि इक्वल्स टू के दोनों तरफ वेरिएबल है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, और इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी तक सभी लोगों को सब कुछ समझ में आया जितना हम पढ़े हैं? ये सभी आप इससे पहले भी क्लास में पढ़े होंगे, हम आपको रिकैप कर रहे हैं। तो आप Yes, sir. चैट में भी लिख के बता सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो तो हम आगे चलते हैं। अब हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या है कि केवल एक वेरिएबल आ रहा था, वो था x। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब एक से मतलब दो वेरिएबल हमारे पास हो। तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन, पहले तो हमें देखना होगा कि वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। और जब लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं तो उसको हम कहते हैं, जैसे आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लिखते हैं ax + b इक्वल्स टू 0। उसी प्रकार से जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ax + by + c इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होते हैं कि इसमें भी देखो, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें वेरिएबल क्या क्या है, इसमें दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल Yes, है वो sir. x और y। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या है, जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का क्या है, वो 1 है। तो मतलब क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और इसमें चूंकि दो वेरिएबल है इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जैसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, जैसे ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक मतलब केवल वेरिएबल की कोई एक ही वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हम सपोज मैं कोई भी एक इक्वेशन लिखता हूं 2x + 3y इक्वल्स टू 15, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू ऐसे हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं हम कि एक टेबल बनाते हैं x और y के लिए, ठीक है? और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि जब हम x और y की वैल्यू बदलेंगे तो बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं पहले x की वैल्यू 0 ले लूं
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो 3y इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3 रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कोई और वैल्यू ऐसा है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम एक और कोई वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। अब हम अगर y की वैल्यू को 0 कर दें, लेट अस सपोज y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 15/2, सो x इक्वल्स टू 15/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/2। तो अब इस दोनों के लिए भी y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 15/2, इस दोनों के लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से हम जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y की एक दूसरी वैल्यू मिलेगी और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। यस, वेरी गुड। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय स्ट्रेट लाइन। चलो इसको मैं अलग से समझाता हूं आपको। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जैसे अभी मैंने एक लिखा था, सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 लिख लूं मैं, ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है और इक्वल्स टू 7 है। तो अगर हम इसके जो भी सॉल्यूशंस हैं, फिर से मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन का एक टेबल फिर से बनाता हूं। इसके आप जितने चाहें उतने वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, सपोज x एंड y। तो अब सपोज अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये सारे x और y के वैल्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से हम कितना भी, तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं, आप लोग ग्राफ बनाना आता है आप सब लोगों को? यस सर। यस। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। अगर जैसे इस प्रकार से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक, तो नीचे मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इधर हम ग्राफ पे लिखते हैं 0 सॉरी 1 0, ये पॉइंट 0 होता है, 2 3 4 5। इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं 6 7, यहाँ पर 6 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। अगर मैं आपको अब कहूं ये जितने भी सॉल्यूशन हैं, इस सॉल्यूशन को आप इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो x0 y इक्वल्स टू 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तो हम अगर पहला इस दोनों पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यहां पर आएगा, दिस विल बी अ पॉइंट। चलो दूसरे पॉइंट को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 6, तो क्या है, x इक्वल्स टू 1 यहां पर है, ये है 1 और ये है 6, तो ये कहीं यहां पर आएगा, है ना, ये हो जाएगा कितना 1 6। आप सभी लोगों को पॉइंट ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने आता है ना,
कि पहले हम एक्स एक्सिस को Yes, देखते sir. हैं। यस, उसी प्रकार से अगर हम दूसरे ग्राफ को देखें तो 2 and 5 ये यहाँ पे कहीं आएगा, दिस इज 2 and 5। नेक्स्ट इज 3 and 4, दिस इज यहाँ पे कहीं आएगा 3 and 4। तो देखो अब इस प्रकार से हम जितने भी सॉल्यूशन लेंगे ना, तो अब एक चीज देखो कि ये जो हमारा ये इक्वेशन बन के आ रहा है ना, ये इस प्रकार से ये एक स्ट्रेट लाइन बनता जा रहा है। ये देखो अब सारे इक्वेशन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन पे है यहाँ। तो यही कहना चाह रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ये स्ट्रेट लाइन है ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वो इक्वेशन क्या है, x + y = 7। अब इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, जैसे सपोज ये पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को ले, ये पॉइंट क्या है, x = 5 एंड y = 2। इस ग्राफ पे इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही 3 प्रॉपर्टीज हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। पहला उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by = 0। दूसरा, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम स्ट्रेट लाइन से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां तक आप सभी लोगों को लीनियर इक्वेशन में हमें इतना ही पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अभी तक लीनियर इक्वेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से? यस और नो? Yes, sir. चलिए, तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चले? Yes. यस। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया था ना कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, उसी प्रकार से अब आप मुझे बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। कौन बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? कोई भी एक मुझे बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। यस, डिग्री 2 होती है। तो डिग्री आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डिग्री किसको कहते हैं। तो सिंपली अभी हम चलते हैं डेफिनेशंस पे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मतलब वही है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर 2 होंगे उसको हम कहते हैं, अगर हाँ जब इससे पहले मैंने आपको बताया था ना एक्सप्रेशन और इक्वेशन, तो वही है कि जब इक्वल्स टू साइन लग जाएगा, इट इज इक्वेटेड टू 0, इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले ax² + bx + c, इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हम इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ax² + bx + c = 0, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। क्यों? देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, एक पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसलिए इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 2। सो जब भी डिग्री 2 होगा उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना होगा तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ax² + bx + c = 0। चलिए, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने लिखा है a not = 0। कोई मुझे बताएगा कि a not = 0 होना कंपलसरी क्यों है? आप लोगों में से कोई मुझे बताइए कि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशंस को लिखते हैं तो लिखते हैं कि ax² + bx + c = 0, वेयर a not = 0। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सर अगर ए 0 होगा तो आंसर ही 0 आ जाएगा। नहीं, आंसर क्यों 0 आएगा? अगर a 0 होगा तो बाकी तो है ना, ये bx + c है। सर मैं बताओ। हाँ बताओ। ए 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। सर अगर a 0 होगा ना तो x का मतलब x और a का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो 0 आएगा। मतलब Yes. अगर 0 आया तो फिर मतलब उस पावर का मतलब महत्व ही नहीं रह जाएगा ना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया, समझ गया मैं। तो देखिए, आप लोगों ने जितने ही बताए वो सभी ने सही बताया। इसमें क्या होगा कि अगर a 0 हो गया
तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगा, bx प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखो इस इक्वेशन का डिग्री तो 1 है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, इसलिए हम लिखते हैं कि a नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों, अगर a जीरो हो गया तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, उसको हम फिर लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है कि a नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमेशा जो डिग्री 2 जिस भी वेरिएबल का होगा ना, उसके जो मतलब कोफिशिएंट होंगे, उसके साथ जो कांस्टेंट होंगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। चलिए, तो अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म होते हैं। वो क्या क्या है, उसमें क्वाड्रेटिक टर्म होते हैं, लीनियर टर्म होते हैं और कांस्टेंट होता है। तो ax स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है। क्यों, कि इसके ये जो डिग्री है 2 वाले हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। dx का जो पावर है वो 1 है, इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियर टर्म। और c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डेफिनेशंस। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे ना, कि x की वैल्यू निकाल रहे थे, उसी प्रकार से अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। एट मोस्ट 2 रूट मतलब अधिक से अधिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो है वो 2 ही वैल्यू होगी। जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है ना, ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस सेंटेंस का मतलब यह है कि x की मात्र कोई 2 वैल्यू होगी, x1 और x2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे हमने देखा था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, क्या था कि बहुत सारे ऐसे वैल्यूज थे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। इसलिए हमने वहां पे क्या कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट। अधिक से अधिक 2 रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हमें अगर इक्वेशन मिल गया और हमें ये मालूम है कि इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, तो अब हमें ये ढूंढना है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालेंगे। रूट निकालने का मतलब होता है उसके सॉल्यूशन निकालना, मतलब उसके वेरिएबल के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या मतलब है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, फिर और आगे हम चलेंगे। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब हमें यहां पर निकालने हैं कि यहाँ पे x के क्या वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब है कि 17x को हम 2 भाग में बांटेंगे। अब उस 17x को 2 भाग में बांटने के क्या, हाँ किसी को कोई डाउट? ओम कुछ बोलना चाह रहे हो? नो सर। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहले जो एक तरीका हम मतलब ढूंढ रहे हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो हमारा जो पहला तरीका है उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मिडिल टर्म होता है, जैसे इस इक्वेशन में मिडिल टर्म है 17x, तो पहले हम इस 17x को 2 भाग में बांटेंगे। वो 2 भाग में कैसे बांटेंगे वो मैं बताता हूं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है और जो ये कांस्टेंट है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ पे जो कांस्टेंट सी है, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए इंटू सी। तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 5, दिस इज 30। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा 2 नंबर ढूंढो
जिसको गुना करने पे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, मतलब जिसके प्रोडक्ट 30 हो। तो अब इस और उसका सम 17 होना चाहिए, मतलब उस दो नंबर, सपोज 15 into 2. नहीं, वेट वेट वेट, दो कंडीशन हमें सब ढूंढना है। सपोज दो नंबर है x एंड y, तो हमें ऐसा ढूंढना है कि x इंटू वाई इक्वल्स टू 30 होना चाहिए, और x प्लस वाई इक्वल्स टू इस मिडिल नंबर के बराबर होना चाहिए, 17 होना चाहिए। 15 into 2. यस, वेरी गुड। तो अगर हम x को 15 लेते हैं और एक दूसरा नंबर 2 लेते हैं, तो 15 इंटू 2 30 होगा, और 15 प्लस 2 17 होगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो 17x है उसको इस प्रकार लिखना है 15x प्लस 17 है 2x, जैसे यहां देखो। अब हमने क्या किया, इस 17x को स्प्लिट कर दिया दो भाग में। कैसे लिख दिया, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। इसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब कि बीच वाले टर्म को दो भाग में बांट देना। और दो भाग में कैसे बांटना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस दो भाग को ऐसे बांटना है कि दैट शुड बी इक्वल्स टू a इंटू सी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट, एंड उसका सम जो है वो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, वो b के बराबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है ना। देखो इसको हमने क्या किया, 15x प्लस 2x कितना हो जाएगा 17x, और 15x इंटू 2x क्या हो जाएगा 30, और इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 13। तो अब हमें वो दो टर्म मिल गए। अब हम आगे चलेंगे, तो अब हम इक्वेशन को इस प्रकार लिख देंगे, 6x प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 2x को अगर हम इसको हम ऐसे लिखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 2x, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 15x प्लस 5। तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसमें से 2x अगर हम कॉमन ले लें, तो 2x कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा यहाँ पे 3x। ये आपको पता है सभी लोग कॉमन कैसे लेते हैं, 2x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, प्लस यहां से हम अगर 5 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 3x प्लस 1। यहां तक ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये जो मैं स्प्लिट कर रहा हूं। देखिए एक बार हम अगर इस प्रकार से स्प्लिट कर दिए तो अब हम इसको फिर से लिख सकते हैं, इस दोनों में 3x प्लस 1 3x प्लस कॉमन है, तो फिर से 3x प्लस कॉमन ले लीजिए। तो 3x प्लस कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया 2x, और यहाँ पे हो गया 5। तो अब क्या हो गया, ये इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि हमने शुरू में लिखा था ना दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो ये देखो, ये पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो कि हमारा ये था। तो ये अगर ये एक्सप्रेशन है, जब इसको हम इक्वल्स टू 0 लिख देंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें ये ढूंढना है कि x की किस किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो उसका हम पहला तरीका अपनाते हैं, क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब हम बीच के टर्म को ऐसे दो भाग में बांट देते हैं कि जिसका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और जिसका सम b के बराबर होना चाहिए। a और b से मेरा मतलब है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ये देखो, ये है ना, ये हम जो लिखे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। तो हमने वही किया, मिडिल टर्म को क्या क्या दो भाग में बांट दिया 2x प्लस 15x, और फिर हम उसको इक्वेशन को आगे सॉल्व किए। तो देखो इससे आगे सॉल्व करने पर क्या होगा कि जब हम लिखते हैं कि a इंटू बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि या तो a की वैल्यू 0 है या तो b की वैल्यू 0 है, दोनों में से कोई भी एक 0 है, मतलब पूरे ये a इंटू बी 0 हो जाएगा।
उसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर 3x + 1 इंटू 2x + 5 इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब 3x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1/3, और यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -5/2। तो ये दोनों हो गए क्या हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। देखो ये x इक्वल्स टू -1/3 एंड x इक्वल्स टू -5/2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 16x² + 17x + 5। इसके रूट्स हैं ये। तो एक पहला तो ये तरीका हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना का। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए एक दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और उसमें ये एक फॉर्मूला है, तो एक डायरेक्ट, अगर जब आपको ऐसा हो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज नॉट पॉसिबल, कि वो नहीं हो पा रहा है, तब हम दूसरा अपनाते हैं। और ये एक फॉर्मूला हमें दिया गया है वेयर x इक्वल्स टू -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये abc क्या है, ये है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हम अगर x की वैल्यू निकालें तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि x की दो वैल्यू हो सकते हैं। तो x का जो पहला वैल्यू होगा वो क्या होगा, -b, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखा है ना, तो पहला वैल्यू मिलेगा हमें प्लस से, दूसरा वैल्यू मिलेगा हमें माइनस से। तो -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इससे हमें पहला वैल्यू मिल जाएगा, और x2 विल बी -b - √b² - 4ac अपॉन 2a। इससे हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में से a b c निकालना है और उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। जैसे एक एग्जांपल अभी हमने जो सॉल्व किया था, उसको हम फिर से इसी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। हमारा एक एग्जांपल यहाँ पर, सपोज ऊपर जो हमारा एग्जांपल है ना, ये x² - 5x + 6 इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -5, तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + √b²। यहाँ पे b क्या है, 5, तो 25 -4 इंटू ac। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू क्या है, 6 अपॉन 2a। और a की वैल्यू 1 है तो हम नीचे 2 लिखेंगे। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वल्स टू this will be equals to 5 ± √25 -6 into 4, 24 divided by 2. So will be equals to 5
प्लस माइनस √1। √1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो ये अगर 5 प्लस 1 हो जाएगा कितना, पहली वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 1 6/2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1 4/2। एक वैल्यू x की जो एक वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 एंड दूसरी वैल्यू होगी 2। x इक्वल्स टू 3 एंड 2। ये हमारे पास दो मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस, वेरी गुड। चलिए हम आगे आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस एक्सप्रेशन, ये जो है ना, ये b² माइनस 4ac, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। और केवल इसी को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो रूट्स होंगे, मतलब जो हमारे सॉल्यूशन होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, उसका नेचर क्या होगा। कभी कभी आपको एग्जाम में कोई एक इक्वेशन दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे जस्ट ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो नेचर तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। कहने का मतलब है कि जो दो वैल्यू आएगी x1 और x2, वो दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे। जैसे अभी हमने जो एक एग्जाम्पल सॉल्व किया उसमें पहले मिला था ना हमें x इक्वल्स टू 3 एंड दूसरे x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या था, दो अलग अलग वैल्यूज थे और दोनों के रूट्स बराबर थे, मतलब अलग अलग थे और दोनों रियल नंबर थे। तो वो कब होगा, जब हमें d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब जो यहाँ जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, ये देखो, ये इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू निकालें b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b² इक्वल्स टू 25 एंड 4ac इक्वल्स टू 24 विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 से 0 से बड़ी होगी तो हमारा जो नेचर ऑफ द रूट हो जाएगा वो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल होगा। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो रूट उसके रियल होते हैं, दोनों रूट उसके बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इक्वेशन आपको दिया गया x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसके b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आए, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, 0 है। क्योंकि अगर इसको हम ax प्लस b के फॉर्म में लिखें, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे देखो b तो कुछ है ही नहीं क्योंकि x का टर्म नहीं है, 0 माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है, a इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -4/2। ये क्या है, -2। तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू क्या मिल रही है, लेस देन 0, ये जो तीसरा केस है। तो जब भी d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। अगर रियल रूट नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। तो उसी प्रकार से जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं। जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो दोनों रूट बराबर होते हैं। उस समय क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू, यहाँ पे x1 विल बी इक्वल्स टू x2, मतलब दोनों रूट बराबर होंगे जब भी d इक्वल्स टू 0 होगा। और जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो दो अलग अलग रूट होंगे और दोनों रूट रियल होंगे। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप सभी लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन अब तक समझ में आ गया पूरा। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम ये 5 क्वेश्चन अभी क्लास में सॉल्व करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का।
कि 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 11। आप सभी लोगों को मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आप उसके दौरान अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, और मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व करता जा रहा हूं। आप मुझे देखिए और आप देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखो, जो पहला इक्वेशन है 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 11, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 11 प्लस 7 दैट इज 18, x इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर इज 6। यस, वेरी गुड। 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 हो जाएगी। चलो उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब वेरिएबल दोनों तरफ हो तब क्या करना है। चलो आपके पास थोड़ा समय है, आप पहले सॉल्व करिए इसको अपने से। Six is equal to 2. यस, चलो तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू यस, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस आंसर 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 9। अब हम x को इधर लेकर जाएंगे वेरिएबल वाले को, तो 10x माइनस 3x इक्वल्स टू 9 प्लस 5। 10x माइनस 3x इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 divided by 7 that is 2. So here x will be equals to 2. इसी प्रकार से आपको इक्वेशन दिया जा सकता है और आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। चलिए ये दोनों इक्वेशन आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। सर मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाएंगे? कौन सा नहीं समझ में आया? अभी जो दूसरा या पहला? दूसरा। दूसरा होगा। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि 5 इंटू 2x माइनस 1, तो हम पहले क्या करेंगे, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 इंटू 2x क्या हो जाएगा? 10x माइनस 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5, और इक्वल्स टू के इस साइड हमें दिया गया है क्या? 3x प्लस 9। तो शुरू में जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि जब इस प्रकार के इक्वेशन हो जिसमें इक्वल्स टू के दोनों तरफ वेरिएबल हो, तो हम वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ लेके ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3x को इस साइड लेके आएंगे। तो 3x को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस 3x, और इस 5 को हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस में, इधर जाने में प्लस 5 हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि कैसे करते हैं। यस सर। हाँ, तो अब कितना हो गया? 10x माइनस 3x इक्वल्स टू 7x एंड 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। अब फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा? वो x इक्वल्स टू 2 होगा। समझ में आ गया? यस सर। यस, Yes, वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से आप ये दो क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और आप घर पर सॉल्व करेंगे इसको। हम अब अगला क्वेश्चन, अगला चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको अभी बताया था ना कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास अभी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सभी लोग अपने अपने कॉपी में सॉल्व करिए इसको। जिस प्रकार से मैं बताया था ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सर x is equal to 2 and x is equal to 5. वेरी गुड। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि पहले इसको यहाँ पे जो टर्म है इसे मल्टीप्लाई करो, मतलब अब हमें 7x को इस प्रकार स्प्लिट करना है जिसका सम 7x हो और प्रोडक्ट 10x हो। तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 2x। इस दोनों को अगर हम जोड़ें तो सम क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा और प्रोडक्ट 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? इस दोनों को एक साथ रखेंगे और इस दोनों को एक साथ रखेंगे। तो यहां पे अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 5x 5 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा x माइनस 2।
है ना? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। तो इसके आगे हम सर देखेंगे। हाँ बोलो। दूसरे इसमें -10 आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस यहाँ लिखाएगा। जो हमारे इक्वेशन में +10 था ना, तो चूंकि हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको माइनस प्लस को माइनस में लिखेंगे। नहीं तो अगर आप इस प्रकार से लिखना चाहते, रुकिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ अच्छे से। अब यहां से हम आगे क्या करेंगे, x² - 2x, ये -5x है और ये +10 है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। तो आगे हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x × x - 2। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में -5 कॉमन ले लेंगे। तो -5 कॉमन लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये x रह जाएगा। अब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब हम देखो, अब आगे क्या करेंगे कि दोनों तरफ देख रहे हैं, ये x - 2 और x - 2, तो ये x - 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 5 = 0। अब उसी प्रकार से अगर हम इसको =0 कर दें इस इक्वेशन को, तो x = 2 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर हम 0 कर दें तो x = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो दो रूट मिले, क्या मिले, x = 2 एंड x = 5। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसको आप उस फॉर्मूला में सॉल्व करिए, इस प्रकार से नहीं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, ऊपर जो आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी। सर x = 1/2 और x = 1/2 1/2 and -3। यस, वेरी गुड, तो आप सभी लोग सही हैं। चलिए इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये b² - 4ac। तो आप इस इक्वेशन में b² - 4ac की वैल्यू बताइए और मुझे नेचर ऑफ द रूट बताइए। मैंने 3 नेचर बताए थे आपको, इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल, इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, तीनों में से क्या होगा। d = 0 आ रहा है। हाँ नहीं, तो आपको ये कंप्लीट इस पूरे के इक्वल क्या आ रहा है, b² - 4ac, तो हियर b = -4, that is 16, -4 into a is 1 and 4 is c is 4, 4 into 4, that is equals to 0, means d equals to 0। तो जब d equals to 0 होता है तो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट, 2 इक्वल रूट्स। हम या फिर सीधा ये लिख सकते हैं, इट विल हैव इक्वल रूट्स। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रूट, दिस इज इक्वल। ये समझ में आ गया? तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। तो हम अभी सभी टॉपिक्स के बेसिक डिटेल्स पढ़ रहे हैं, फिर इसी के हम डिटेल्ड क्वेश्चंस अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो है अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यस, ये है हमारा अगला टॉपिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी किसको कहते हैं। एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, इससे पहले अभी हम पढ़े हैं ना इक्वेशन, दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मतलब ऐसे इक्वेशंस जो सभी वेरिएबल्स के लिए, वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एंड इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे हम अभी पढ़े थे ना कि x + 2 = 5, यहाँ पे क्या है, x के किसी एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। लेकिन हमें अगर कुछ ऐसा मिल जाए कि किसी भी वैल्यू के लिए वो
आइडेंटिटी मतलब सभी ट्रू हो, मीन्स algebraic identity is an algebraic equation that is true for all the value of the variable। वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू ले लें, वो अगर ट्रू होता है उस केस में आप उसको कहते हैं algebraic आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया है, x प्लस टू इक्वल्स टू 13। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू केवल और केवल 11 जब होंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अब अगला जो दिया गया है, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू दिस, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x। आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ रख दो, दोनों तरफ रख दो, दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं algebraic आइडेंटिटीज। हम कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करे। तो जो हमारा सबसे पहला आइडेंटिटी है उसको हम कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ द सम मीन्स x प्लस वाई का अगर स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या है, x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों तरफ हमेशा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं algebraic आइडेंटिटी। तो आपको कुछ आइडेंटिटी जो मैं भी बताऊंगा वो सभी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे आइडेंटिटी को यूज करके तो आपको उसमें मदद मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आइडेंटिटी को यूज करके बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला आइडेंटिटी है वो क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको देखें कि ये कैसे आया, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे x प्लस होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप सॉल्व करो, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई और वाई एक्स सेम क्वांटिटी है जिसको हम जोड़ सकते हैं, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये आइडेंटिटी कैसे आया यहाँ, इस प्रकार जब हम दोनों को गुना कर रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है। इसको, ये हमारा पहला आइडेंटिटी है जिसको हमें याद रखना है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार से हमारा दूसरा आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसको भी अगर हम इसी प्रकार से करें तो इसको भी आप लोग ऐसा करें, इसको चेक कर आप खुद कॉपी में करेंगे, जिस प्रकार से मैंने x प्लस वाई किया था ना उसी प्रकार से आप x माइनस वाई करेंगे। इसको सॉल्व करके देखो तो इतना ही आएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इट विल कम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है। पहला आइडेंटिटी क्या था, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरी आइडेंटिटी क्या मिली हमें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। चलो हम चलते हैं तीसरे आइडेंटिटी पे, और ये हमें आगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सभी आपको याद होनी चाहिए। हम उसका यूज कैसे करेंगे अभी हम आपको अब करके दिखाएंगे। तो हमारा जो तीसरा आइडेंटिटी है वो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर है, मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये है ना x प्लस वाई, जब भी इस प्रकार से हो, कोई दो टर्म हो और एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तब हम ये टर्म यूज करते हैं।
ये x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो अभी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ताकि आपको आगे जब क्लास में इसकी जरूरत पड़े तो आपको ध्यान में रहे। चलिए, हमारा चौथा आइडेंटिटी ये हो गया, हमारा तीसरा आइडेंटिटी। आज की क्लास में हम टोटल 4 आइडेंटिटी पढ़ेंगे और वो चारों आइडेंटिटी आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। तो हमारा जो तीसरा आइडेंटिटी है वो क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी है। और अब हम चलते हैं चौथे आइडेंटिटी पे। चौथा आइडेंटिटी है हमारा ये, प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल्स विद द कॉमन टर्म मींस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू दिस। मतलब दोनों में x, दोनों तरफ x है। जो चौथा हमारा आइडेंटिटी है वो ऐसा है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अगर इस प्रकार से हमें कुछ प्रोडक्ट करने को मिल गए जहां पे एक वेरिएबल दोनों ब्रैकेट में सेम है ये, तो इक्वल्स टू क्या होगा? ये देखिए, आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये भी सेम उसी प्रकार से आता है जो पहले मैंने आपको प्रोडक्ट करके दिखाया ना, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। ये है हमारा चौथा आइडेंटिटी, सॉरी प्लस ए बी। तो ये चारों आइडेंटिटी आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि इस आइडेंटिटी को हम आगे इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में इस इक्वेशंस की मदद पड़ेगी। ये सभी आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए और आप लोग सभी इस आइडेंटिटी को अलग से अपने कॉपी में लिख लीजिए। सॉरी, चलिए अब हम देखते हैं अभी जो हम आइडेंटिटी पढ़े हैं उसका क्या यूज है। तो जब अगर आपको इस प्रकार से ये एक इक्वेशन दे दिया गया है कि इसका प्रोडक्ट निकालो 105 इंटू 106, तो अगर आप नॉर्मली इसको गुना करने के लिए बैठोगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम देखते हैं कि ऊपर जो हम पढ़े हैं ना उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि 105 को 100 प्लस 5 एंड 106 को 100 प्लस 6। तो अब ये कौन से फॉर्म में आ गया? ये देखो इस फॉर्म में आ गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मैंने बताया था ना कि जब दोनों तरफ कोई एक वैल्यू बराबर हो, यहाँ पे x और x क्या है, x इक्वल्स टू 100 है और a इक्वल्स टू 5 है, और इसमें क्या है, x इक्वल्स टू 100 है और b इक्वल्स टू 6 है। तो ये कितनी किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा, a इंटू बी। तो x की वैल्यू यहां पे क्या है, 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a और b की वैल्यू क्या क्या है, 5 और 6, 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 प्लस 30x, सॉरी x हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, हाँ x की वैल्यू 100 है ना, तो 30 इंटू 100 प्लस 30। तो देखिए इस प्रकार से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट निकालना कितना आसान हो गया। अगर हम 105 इंटू 106 करते रहे तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होता है वो इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के सम या फिर प्रोडक्ट को हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको ये दिया जाएगा एग्जाम में कि फाइंड दी प्रोडक्ट यूजिंग दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का ये भी एक यूज है।
तो ये 4 आइडेंटिटी आप लोग सभी लोग अलग से कॉपी में लिख लिए होंगे। तो ये इस चारों आइडेंटिटी को आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। और आप कोशिश करिए कि ये चारों आइडेंटिटी आपको याद हो, ताकि जैसे अगला एक क्वेश्चन है 105, ये तो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब जैसे एक और फैक्टराइजेशन का मैंने बताया था ना, चलिए एक और हम कर लेते हैं। ये दिस इज फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या है, 49a² + 17ab + 25b²। अब इसको अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखें तो ये देखो ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 7a² + 70ab है और यहाँ पे 25b² है। तो ये ऊपर वाले फॉर्म में ही आ रहा है ना, जो हम x + a × x + b का कर रहे थे। तो इसको हम अगर रिड्यूस करें तो ये फाइनली इस फॉर्म में आता है 7a + 5b का होल स्क्वायर। अब इससे पहले हमें क्या पढ़े थे, x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 2xy + y²। तो अगर देखो तो ये इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि आपको कभी कभी ये फॉर्म दे दिया जाएगा और आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, पहचानना है कि हम पहले को 7a² के फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरे को 5b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें ये दिख रहा है कि ये x² की वैल्यू यहाँ पे है, y² की वैल्यू यहाँ पे है। तो अब हमें क्या है, 2xy यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखो वैसे भी है 2 × 7 × 5 × ab। जैसे a और b अगर हम साथ में लिखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 17ab = 2 × 7a × 5b। तो ये क्या है, x + y का एक्सपेंशन था। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर फैक्टराइज करके लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 7a + 5b = 0। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में हम बेसिक पढ़ लेते हैं और फिर वो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आपके लोगों के लिए नया टॉपिक है। तो अभी तक हम जितना पढ़ लिए हैं आप सभी लोगों को वो समझ में आ गया? यस सर। यस, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहली बात कि ये टॉपिक आप लोग कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इससे पहले कभी पढ़े हैं? सर इसे मराठी में क्या कहते हैं? एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, आप लोगों का स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस, तो ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक है। तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं आपके ये एक टॉपिक भी होंगे, क्लास 11th में भी और 10th में भी आप पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो सीक्वेंस कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है कि हर अगला नंबर उससे एक ज्यादा है। इसी प्रकार से मैं लिख दूं 2 4 6 8, इसमें क्या है कि हर अगला नंबर 2 से ज्यादा है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीक्वेंस।
तो इसी बेसिस पे हम आज पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसमें हम क्या क्या इसमें हमें पता होना चाहिए। तो इसी का पार्ट, सबसे पहला पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब किसी भी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कब बोलेंगे? इसमें क्या है कि एनी सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने दो सीक्वेंस लिखे हैं, तो किसी भी एक टर्म को ले लो, उससे पहले वाले टर्म का अंतर निकालो। जैसे अगर यहां पर मैं देखूं तो दूसरा टर्म ये है और पहला टर्म ये है, इस दोनों का अंतर कितना है? 1। उसी प्रकार से अगर इस दोनों का अंतर देखें तो 1, इस दोनों का अंतर कितना है? 1। तो ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब कि किसी भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस हमेशा बराबर अगर हुआ, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे पहले, उससे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2 4 6 8। इसमें ऐसा करो कि 4 - 2 कितना होगा? 2, फिर 6 - 2 2, 8 - 2 6 2। तो किसी भी दो टर्म का, पहले ये दोनों टर्म ले लो तो इसका डिफरेंस 2 है, ये दोनों टर्म ले लो इसका डिफरेंस 2 है, ये दोनों टर्म ले लो तो इसका डिफरेंस 2 है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बराबर आना चाहिए, और इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो पहला टर्म अगर ए है, दूसरा टर्म सपोज a + d, तो तीसरा टर्म हो जाएगा a + 2d, चौथा टर्म हो जाएगा a + 3d। तो इस प्रकार के सीक्वेंस में जिसको भी अगर हम लिखें, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, प्रोग्रेशंस। तो इसमें अगर हमें मालूम चल गया, हमें अब जैसे किसी भी अगर सीक्वेंस को आपको बोला गया, कोई भी मान लो सीक्वेंस आपको दिया गया और आपसे ये पूछा जाता है कि चेक वेदर दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, आपको क्या करना है कि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस लेना है और फिर ऐसे ही सभी टर्म के साथ चेक करना है। अगर सभी टर्म, अगर पहले टर्म से दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस बराबर आ रहा है, उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसको हम अगर जनरल फॉर्मेट में दिखें तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a + d, a + 2d, a + 3d। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना 2 4 6 8। तो यहाँ पे क्या है? देखो ये a 2 है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 + 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 6। तो d यहाँ पर क्या है? 2। तभी तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 × 2। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 3, सर 3 × 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना 3d, 3 और d की वैल्यू 2 है। तो अब आप ये आपको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पे दो टर्म हमारे पास आ रहे हैं a और d। अब हमें ये पता करना है कि a क्या है और d क्या है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला नंबर होता है उसको हम कहते हैं a, उसको हम डिनोट करते हैं a से। और इस दोनों पहले टर्म और दूसरे टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं d से। तो a इज द फर्स्ट टर्म, a is the first term of the expression and d is the constant difference. d is the constant difference का मतलब क्या है कि जब हम दूसरे टर्म को पहले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी d आएगा, तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी d आएगा, और चौथे टर्म को तीसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी d आएगा। मतलब किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू हमेशा बराबर आती है उसको हम d से डिनोट करते हैं। तो चलिए हमें अब तो ये मिल गया कि a पहला टर्म है और d कांस्टेंट डिफरेंस है। तो अब हमें मान लो कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और उसका मान लो बताया, जैसे मान लो कि एक एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं आपके सामने 2 4 6 8। तो पहले आपको चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं।
उसका सिंपल सा उदाहरण ये है, आप क्या कर लो कि हर दोनों टर्म का डिफरेंस निकाल लो। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो हमेशा क्या है, डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये वैसे यस, मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपको मालूम चल गया कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको अभी जो दिए गए हैं आपके सीक्वेंस के 4 टर्म दिए गए हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ इस सीक्वेंस का छठा नंबर क्या होगा। इसी अब एक टर्म यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस जगह पे इस सीक्वेंस में क्या नंबर आएगा, ये 6 नंबर पे, ये 5वां नंबर होगा। 12 आएगा। हाँ, तो ये तो चूंकि आपके 12 सामने, हाँ ये आपको दिख रहा है कि छोटा सा सीक्वेंस है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाए। इसी प्रकार से मैं पूछ दूं कि 101 नंबर पे क्या आएगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, tn, मतलब जिस नंबर पे हमें पूछा जा रहा है, अगर 100th नंबर पे पूछा जा रहा है तो n की वैल्यू 100 होगी। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे मैंने आपको ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया था, इसमें मैंने आपसे पूछा कि छठे नंबर पे बताओ, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 6। चलो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए इस प्रोग्रेशन में a की वैल्यू क्या है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सबसे पहली टर्म होगी 2। 2 यस, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। और d क्या है, जो कांस्टेंट डिफरेंस है, 4 - 2, 86 - 2, d भी 2 है। तो अब मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड दी 6th टर्म, ये, तो n की वैल्यू क्या है, 6। n की 6। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना कि tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें पता है a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 6, तो 6 - 1 इंटू 2। तो हम इसको निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू 2 प्लस 6 - 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो इसी प्रकार से अगर मैं कोई भी टर्म आपसे पूछूं तो आप उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के उस नंबर का टर्म निकाल सकते हैं। चलिए आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए इस सीक्वेंस का 10th टर्म क्या होगा। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है ना 2 4 6 8, इसका 10th टर्म बताइए मुझे। 20। यस, वेरी गुड। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पे। फिर से a हमारा हम वही रहेगा सेम जो पहले लिए थे, 2 प्लस 10 - 1 इंटू 2। तो 2 प्लस 10 - 1 इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 20। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। जो भी टर्म आपसे पूछा जाएगा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के, तो आपको सबसे पहले देखना है, उसका सबसे पहले चेक करना है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया ना कि हर एक टर्म को पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करो, अगर कांस्टेंट आ रहा है मतलब बराबर आ रहा है हमेशा, तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, वो हो जाएगी हमारे डी की वैल्यू। चलिए अब तो ये तो हो गया कि हमें nth टर्म निकालना आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सपोज 2 4 6 8 10, सपोज ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा। मतलब अगर मान लो ये कितने टर्म हो गए, टोटल 5 टर्म हो गए ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 5 टर्म का सम निकालो, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। तो अगर हम मैनुअली करने लगे तो वो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
चलो इसको मैं यहाँ ना आपको समझाता हूँ। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो अब यहाँ पे हम क्या, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो क्या क्या है। n की वैल्यू क्या है 5। मैंने आपको बताया ना कि पहले 5 टर्म का निकाल के बताओ आप। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, a क्या होता है पहला टर्म, a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है 5, तो 5-1 इंटू डी। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 4 - 2 है, तो d की वैल्यू क्या है 2 है। 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 5-1 4 इंटू 2 8 विच विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। 2 से Sir? यस बोलो। 4 + 7 आएगा ना? नहीं बेटा, जैसे यहाँ पे क्या है ना, n की वैल्यू क्या है 5 है ना, और 5-1 है, तो 5-1 क्या हो जाएगा 4, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 होगा ना। Yes sir, sorry. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टोटल फाइनली वैल्यू कितनी निकल कर जाएगी 30। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया था इसके पहले 5 टर्म का सम 30 होगा। मतलब S5 विल बी इक्वल टू 30। S5 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया कि पहले 7 टर्म का सम बताओ, तो आप इसी प्रकार से इसमें इस फॉर्मूला में रख देंगे तो पहले 7 टर्म का सम आ जाएगा। तो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए कि किसी भी सीक्वेंस को कैसे चेक करते हैं कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालते हैं। और तीसरा, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं। उसके लिए देखिए पहला फॉर्मूला आपका ये है और दूसरा फॉर्मूला आपका ये है सम ऑफ n टर्म्स। इस दोनों फॉर्मूले को आप अलग से लिख के याद कर लीजिए ताकि कभी भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने के लिए आए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, Okay sir. यस। तो आज के क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ लिए। हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा बचाया था, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को करेंगे अगली क्लास में। तो मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें कोई डाउट। No sir, no doubt. गुड, वेरी गुड। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अभी अगर हमारे पास कुछ टाइम है। आज हम 3 टॉपिक पढ़े हैं ना। सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा हमारा क्या था, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एंड तीसरा हमारा क्या था, ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हम इसके बाद इसके आगे कंटिन्यू में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हम पहले इस जितने भी टॉपिक हमने आज पढ़े हैं उसके आपके अगले क्लास में इसके प्रैक्टिस सेशन होंगे। मतलब इस टॉपिक पे बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और हम क्लास में सॉल्व करेंगे और कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है सर, हाँ बोलो। मुझे अरिथमेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आया, तो आप अगली क्लास में मुझे